हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPI हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, जहाँ पर खराबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। बिल्कुल दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर। गुलाम सरवर साहब जो उस वक्त वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे उनको दावत दी कि वो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन उस पर पाबंदियां लगा दें। तो यही हुआ, इससे अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये सारा कुछ जो है क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये पता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, जवेद चौधरी साहब की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। उम्मीद करूंगा कि अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाऊं। पाकिस्तानियों के लिए आज एक अच्छी खबर भी है, हमारे पास एक बुरी खबर भी है। अब अच्छी खबर यह है कि बरतानिया ने PIA पर तवील अरसे से जो आयद पाबंदियाँ थी उनको ख़त्म कर दिया और अब PIA को बरतानिया में दाखिले की इजाज़त दे दी गई है। जबकि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब भी किया और कहा कि हर 2 माह के बाद वजारतों की कारकर्दगी जो है उसका जायज़ा लिया जाएगा। अब ये इकदाम यकीनी तौर पर काबिल सताइश भी है, लेकिन यहाँ वज़ीर आज़म से इस्तदा भी है कि पाकिस्तान और PIA को जिनके सबब पाबंदी का नुकसान पहुँचा उनका एहतसाब ज़रूर करें और एक मिसाल कायम करने के जिम्मेदारान कार्रवाई से बच न पाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कौमी एयरलाइन को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या फिर हमेशा की तरह मिट्टी पाव पॉलिसी चलेगी। जबकि आवाम के लिए बुरी खबर भी आपके साथ शेयर करते चलें। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है, जिसके बाद पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 20% का इजाफा किया है। अब गोया महंगाई का एक नया तूफान आएगा और आम आदमी की जिंदगी पर इसके असरात क्या मुरतब होने वाले हैं, प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर पॉलिटिकल मामलात की बात की जाए तो जो बानी PTI की बहन है अलीमा खान साहिबा, आज उन्होंने ये दावा किया कि बानी PTI की जिंदगी को खतरा है और हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने जा रहे हैं। उन्होंने ये इंदियाज दिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अखबारात और TV भी बंद करके जो बानी PTI हैं उन्हें कैद तन्हाई में एक बार फिर से डाला गया है। और ये दावे तहरीक इंसाफ की जानिब से पुराने नहीं है, दावे बार हाँ किए जाते हैं और हम मुसलसल देखने के दावे किए जाते हैं, जबकि हुकूमत ये कहती है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तमाम तर सहूलियात उनको मिल रही हैं। और बानी PTI का दावा यह भी है कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं ताकि उनको तोड़ा जा सके। अब सवाल यह भी है कि क्या हुकूमत ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर वाकई सख्तियां बढ़ाई हैं या ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा है, अगर ये अज्यूम कर लिया जाए तो क्या इसकी वजह PTI की एहतजाजी तहरीक है? इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और अहम मामला तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी खलफशार हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बानी PTI को खुद अपनी पार्टी क़यादत को ये हिदायत देना पड़ी हैं कि उनके एक्स हैंडल से जारी जो भी ट्वीट होगा, जो भी बयान जारी किया जाएगा, उसको रीपोस्ट किया जाए। अब पार्टी कायद की जानिब से यकीनी तौर पर अपनी लीडरशिप को ये हिदायत देना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई, इस पर भी हम बात करेंगे कि इसका मकसद क्या है। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ शौकत पराचा मौजूद हैं जो कि सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन हैं। इसके साथ साथ सीनियर तजज़ियेकार हमाद हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद हसन साहब शुक्रिया आपके वक्त। शौकत पराचा साहब आपको भी शुक्रिया कहूँगा। और इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आऊँगा मैं पराचा साहब आपकी जानिब, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो ये खबर कि जो PIA को यूरोप में और इसके साथ साथ यूरोप में तो इजाज़त मिल गई थी, आज UK में इजाज़त दे दी गई, पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ये अच्छी खबर है। सबसे पहले ये बताइए कि इसको आप किस तरह से देखते हैं? यकीनन ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जहां पाकिस्तान के मुसाफिर तंग हो रहे थे, मुख्तलिफ रूट से उनको जाना पड़ता था बरतानिया के लिए, अब वो डायरेक्ट सफ़र करेंगे। और इससे बढ़कर तो पाकिस्तान की एक शनाख्त है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, दुनिया भर के रूट्स इसके पास हैं, लेकिन इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से वो बरतानिया के लिए ख़ास तौर पर, जहाँ पर 2 मिलियन हमारे एक्सपेट्रिएट्स हैं यानी तारकीन वतन हैं, उन्होंने वापस आना होता है। आपने देखा कि यहाँ से मिडल ईस्ट जा रहे हैं या यहाँ से इस्तांबुल जा रहे हैं और फिर वो आगे जाया करते थे। डायरेक्ट फ़्लाइट ब्रिटिश एयरवेज़ चलती है, वो भी कभी जहाज़ आता है कभी जहाज़ नहीं आता। एक और जहाँ एयरलाइन शुरू हुई थी वो भी बरतानिया वाली थी, वर्जिन, वो बंद हो गई। तो इतना पाकिस्तान का पैसेंजर बरतानिया जाना वाला तंग हो रहा था।
ये एक बेनिफिट मिलेगा अपनी एयरलाइंस पर, अपने फ़ख्र के लिए। आपने बात की कि ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलेगी। पहला सवाल ये नहीं है कि ज़िम्मेदारान को सज़ा मिलेगी, ये नहीं। पहला सवाल ये है कि ज़िम्मेदारान कौन थे? कौन है? क्या गुलाम सरवर खान साहब जो उस वक्त एविएशन के मिनिस्टर थे, वो तो लिखा हुआ बयान पढ़ रहे थे। मुझे याद है मैं असेंबली में बैठा हुआ था, प्रेस गैलरी में, मैं सुन रहा था ये बात, और हमारे उसी वक्त खौफ में हम मुब्तला हो गए कि ये गया PIA को लेके बैठ गया ये बयान। वो बयान किसने लिख कर दिया था? मिनिस्टर जब लिखा हुआ बयान पढ़ता है तो यूजुअली होता ये है कि जो उनका स्टाफ है पूरा, जिसमें सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, या उस वक्त की जो PIA इंतज़ामिया थी। मैं एक और बात भी इसमें आपके साथ शेयर कर दूं कि जब ये बयान उन्होंने दिया तो उससे पहले पायलट्स और PIA की जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पर उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव, उनके दरमियान कोई मामलात ठीक नहीं थे। पायलट्स कुछ हड़ताल पे थे, तो शायद पायलट को सबक सिखाने के लिए ये बयान सामने लिख के दिया गया, या कंसल्टेशन में इस बारे में तो जब इंक्वायरी अगर कभी होगी तो मिनिस्टर साहब खुद जवाब देंगे कि क्या ये उनकी अपनी ज़हनी इख्तरा थी या किसी ने वो स्टेटमेंट लिख के दी जो इन्होंने पढ़ दी खड़े होके विदाउट गिविंग अ थॉट के इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जिम्मेदारान कौन थे? क्या मिनिस्टर ने अपने बिहाफ पे खुद लिखा, या PIA की इंतज़ामिया, उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ PIA या दीगर जो लोग 5-6 लगाए गए थे, उन्होंने ये लिख के दिया? ये जब इस सवाल का जवाब आ जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर पिक्चर क्लियर होगी कि जिम्मेदारान कौन है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान को मटेरियली नुकसान हुआ, अरबों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर 2 मिलियन डायस्पोरा है और उन्होंने आना जाना है या उनके रिलेटिव्स ने आना जाना है, आप 4 घंटे यहाँ से जाएं मिडल ईस्ट, आगे 4 घंटे का आपका स्टे हो, वहाँ पर ट्रांजिट हो, और उसके बाद फिर अगली फ़्लाइट पकड़ के आप जाएं, तो यहाँ से तो डायरेक्ट 8 घंटे की फ़्लाइट है। मैं खुद तंग हुआ हूँ इसकी PIA की बंदिश की वजह से, जब हम कहीं ना कहीं आते जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा अच्छा है बरतानिया और पाकिस्तान ने मिलकर, और ये जो आज बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट साहिबा ने बाकायदा बयान दिया कि जो सेफ्टी कमेटी है उनकी, एयर सेफ्टी कमेटी बरतानिया की, उन्होंने बाकायदा आकर चेकिंग की है, इंस्पेक्शन की है, एक टीम आई हुई थी, और उसके बाद ये पाकिस्तान को क्लियर किया गया। तो मेरा ख्याल है जो हमारे एक्सपर्टीज़ हैं, जो चाहे एविएशन में हैं, PIA में हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के हैं, ये सब का क्रेडिट बनता है और इसको अप्रिशिएट करते हैं हम। अप्रिशिएट यकीनी तौर पर करना भी चाहिए, लेकिन बड़ा वैलिड सवाल आपने उठाया कि इंक्वायरी इसकी हो पाएगी या नहीं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इसमें बदनामी भी हुई, पाकिस्तान के इसमें नुकसान भी हुआ, और एक मोतबर इदारे की रिपोर्ट भी है कि 170 अरब से ज़ायद का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तो ऐसे नुकसान में जब पाकिस्तान की बदनामी भी हो रही है, पाकिस्तान का अपना नाम इस्तेमाल हुआ, तो ऐसी सूरत हाल में इस पर कार्रवाई अब तक यकीनी तौर पर हो जानी चाहिए थी। हम बात करें कि जिम्मेदार कौन है, तो अभी तक मालूम हो जाना चाहिए था। क्या समझते हैं आप, इस पर कार्रवाई होगी, मुमकिन हो पाएगा? आई थिंक इसमें देखना ये है कि ये नेशनल लेवल के जो इशू को हैंडल कैसे करना चाहिए। अगर तो आप टारगेट करें अपनी ही बड़ी एयरलाइन को, तो आई एम श्योर राल में कुछ काला भी है, डन डिलिबरेटली। क्या उनके लेट्स से मोटिव थे, क्या PIA को जानबूझ के डाउन करना चाहते, लेकिन इट हिट द एविएशन इंडस्ट्री वेरी बैड। अच्छा, इसकी जो मिसाल है तो भारत की है। पिछले आई थिंक 10 साल में इनके भी आई थिंक 1400 से शायद 1600 पायलट्स पे ये ऑब्जर्वेशन आई थी, एंड देन दे हैंडल्ड इट। तो ऐसा नहीं हुआ कि एविएशन मिनिस्टर ने आके उनके स्टेटमेंट दे दिया। अभी भी आप देखें जो उनका क्रैश हुआ, मैं जस्ट थोड़ा सा उस पर हाईलाइट कर दूं कि उसमें अभी चीजें आ रही थी बेसिकली पायलट्स के ऊपर, बिकॉज मिसाल जरा बोइंग कंपनी के भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व, उन्होंने अपने बंदे लॉन्च की, लेकिन उनकी जिस हमारी पालपा, इसी तरह आई थिंक इंडिया की भी एक पायलट्स की तंजीम है, they went very strongly. Then government had to take a stance कि इंक्वायरी नॉर्मली, हालांकि दोनों पायलट्स पे इल्जाम आ रहा है, just matter of 2 pilots, because then it affects the aviation industry of India. इसमें इंडिया के जितने भी पायलट्स हैं उनके ऊपर क्योंकि एक आप कह लें कि एक्सपर्शन ड्रॉ की जा रही थी, तो गवर्नमेंट इज कम वेरी स्ट्रांगली। दैट इज, हो सकता है पायलट्स की गलती भी हो। इसी तरीके से भारत का, जिससे मैंने जिक्र किया कि इनका बिल्कुल इस तरह का केस था, जिसमें रिपोर्ट्स थी कि शायद क्वालिफाइड नहीं थे या पुरानी डिग्रीज का इशू था, उसको आपको पता भी नहीं चला होगा कि पिछले 10 साल में क्या हुआ है। दे वर वेटेड, उसके बाद जिनको लेट्स से पनिश करना था उसको कर दिया गया, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पोजल किया गया।
लेकिन अगर आपका अपना एविएशन मिनिस्टर आके करता है या डिफेंस मिनिस्टर करता है, और तो इसका मतलब है देयर वाज अ डिलिबरेट एफर्ट टू नॉट ओनली डेंट पीआई बल्कि इसका भट्टा बटाने की एफर्ट थी। एंड इट टुक, इमेजिन कर लें अभी कितने साल हो गए, आई थिंक ऑलमोस्ट अभी हमें 4 साल लगे, ये शायद इससे ज्यादा रिकवर, और खामखा जो है बेसिकली जो आप जितने वेस्टर्न रूट्स थे वो कट ऑफ हो गए, और मे बी कई लोग कहते हैं पीआई को डाउन करने का एक तरीका था, दे वांटेड टू सेल इट ऑफ एंड ऑल दैट, जो हमेशा होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो है आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जिन लोगों ने ये किया, और अगर आई एम श्योर, मुझे अफसोस होता है कि जब मिनिस्ट्रियां चेंज होती हैं और दूसरी पार्टी आती हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स उनके पास है, वेयर आर दोस सेक्रेटरी एविएशन के तरह हमारे, या लेट्स से अगर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास ये केस है, इसको पूरा खंगाला जाए और चेक किया जाए कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट यकीनी तौर पर खंगाला जाना चाहिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अब ये बातें हो रही हैं कि खंगाला जाना चाहिए, लेकिन इतने अरसे में जब पता था और कोशिशें भी की जा रही थी कि ये रोड जो है बहाल हो जाए, तो इतने 4 सालों में 4.5 सालों के दौरान इंक्वायरी आखिर क्यों नहीं की गई? फिर वही आई थिंक वही मैं कह रहा हूँ कि कवर अप बहुत किया जाता है, मिनिस्ट्रीज में भी ये इशू है, बिकॉज अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी वहां पे बैठी जिन्होंने करना है। दूसरा और भी आई थिंक मेजर्स देखें जो सॉरी टू से पीटीआई के टाइम पे हुए, चाहे आईएमएफ के साथ डील है, चाहे पेट्रोल प्राइस है, एक डिलिबरेट है, मतलब हम बेसिकली तो इल्जाम इस गवर्नमेंट पे देते हैं कि इकोनॉमिक हिटमैन बैठे हुए, तो इकोनॉमिक हिटमैन ये होते हैं वो डिलिबरेटली डू सर्टन थिंग के, और बड़ा क्लेम करते थे जब वो जा रहे थे जी, तो खुदा ना श्रीलंका जैसी एक डिजायर थी तो यू नो बेसिकली पाकिस्तान खुदा ना डिफॉल्ट कर जाए। तो आई थिंक इसकी सीरियसनेस होनी चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से मुबर्रा ये चीजें होनी चाहिए, बाई पार्टिजन जो है इस पे एफर्ट होनी चाहिए। अभी आई थिंक गवर्नमेंट के पास टाइम है, दे शुड ब्रिंग इट आउट, और अगर इसमें पुराने मिनिस्टर जो इन्वॉल्व हैं देन दे शुड बी पनिश। ये इससे ज्यादा और क्या होता है अच्छा अपनी स्टेट का या अपनी नेशन का नुकसान करना। बाकी देखें, अभी बताने का मैं देख रहा था कई पायलट्स पे लगे ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, बल्कि एक आज खबर थी कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, कुछ पायलट रीइंस्टेट हो गए, उनको 1-2 साल में रखा है फ्लाइंग के बाद उनका ये चीजें वापस आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है मैनेज नहीं कर सकते चीजें, और ये आई थिंक दिस इज अक्रॉस द वर्ल्ड, ये होता रहता है। लेकिन चीजों को रिफॉर्म करने के बजाय अगर उसका इस तरीके से स्टेट लेवल पे ढंडोरा पीटा जाए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फिर आई थिंक चीजें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक, और हमने देखा भी है कि नुकसान हुआ भी है। हमाद हसन साहब, आपकी जानिब में आऊँगा। आपने देखा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, फिर जब 24 के इलेक्शन हुआ उसके बाद से गवर्नमेंट आई, लेकिन जिस तरह सियासी मुखालिफिन के खिलाफ हमने देखा कि पर्चे कटे, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का मामला था, आज ये बातें हो रही हैं, वज़ीर दिफा ने कहा कि बच नहीं पाएंगे या इनको क्लीन चिट नहीं मिलेगी। तो आप क्या वजह समझते कि अब तक जिम्मेदारान का तयन क्यों नहीं किया गया, इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? पाकिस्तान का मामला था, अरबों रुपए का नुकसान हुआ, ये सारे इस बात का एतराफ कर रहे हैं। देखिए, अलमिया ये है कि अभी तक हमारी जमहूरियत और हमारा पार्लिमान मजबूती और इस्तेहकाम के उस मकाम पर नहीं पहुंचाए जहां पर एहतिसाब का अमल तेज भी हो, शफाफ भी हो। तो यही वजह है कि जब भी कोई हुकूमत आई और उसके पुष्ट पर कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें हो, तो हम तो एक तवील हाइब्रिड रिजीम से गुजरे थे, और फिर 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई आरटीएस के साथ, तो उसमें जाहिर है कि उसमें ऐसे लोग थे जो कॉम्पिटेंट भी नहीं थे, जिनकी कारकर्दगी भी बिल्कुल जीरो थी, जो करप्शन में भी लथपथ थे, जिनसे तो ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो रियासत और रियासती इदारों और उसके मामलात को आगे लेकर बढ़ाएंगे। जाहिर है फिर यही चीजें आने थी, क्योंकि उस इंतजाम के लिए, उस सिस्टम के लिए तमाम उन लोगों को उसमें शामिल किया गया था जो या तो इलेक्टेबल्स थे या उनका पैमाना कोई और था, वो पैमाना कारकर्दगी तो नहीं थी। तो जाहिर है ऐसे लोग हुकूमतों में आ जाते हैं, पार्लिमान का हिस्सा बन जाते हैं, काबीना में भी आ जाते हैं, फिर उनके अंदर न वो कॉम्पिटेंसी लेवल होता है, न उनकी कारकर्दगी उस मायार की होती है। हत्ता कि आप देख ले पीआईए के हवाले से, जो पायलटों के हवाले से उस वक्त के मिनिस्टर ने जो बातें की, और उसने पूरे इदारे को आलमी सतह पर एक सवालिया निशान की तरफ धकेल दिया। हमारे पायलटों की कॉम्पिटेंसी पर, उनकी कारकर्दगी पर भी सवालात उठने लगे। एक पूरे इदारे को बैन होना पड़ा कई ममालिक से। तो जाहिर है ये सिर्फ एक सतह पर नहीं हुआ है, बल्कि ये मुख्तलिफ दूसरे वजारतों में भी होता रहा, करप्शन के मामलात भी थे। तो जब तक हम मजबूत जमहूरियत की तरफ नहीं बढ़ेंगे,
जब तक हम मजबूत पार्लियामान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, आईन और कानून की बालादस्ती आप फरमा रहे हैं कि जब आरटीए से गवर्नमेंट आई, चलें इस बात को अगर जिस तरह भी देखा जाए, आपने ये भी कहा कि तवक्को नहीं थी कि उस तरह से परफॉर्म कर पाते और मसाइल रिजा पे उसके बाद देखा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इसके बाद जब गवर्नमेंट चेंज हुई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई और उसके बाद हमने ये देखा कि अब तक जो है इस पर इंक्वायरी नहीं हुई। अभी भी हम यही बात कर रहे हैं कि इंक्वायरी इस पर कब होगी। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे, सवाल रखूंगा अपने पैनल के पास, लेकिन ब्रेक जाने हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे और इससे पहले हमाद मैं आपकी जाने मांगूंगा क्योंकि ब्रेक से पहले सवाल आपके लिए मैंने छोड़ा था। मेरा सवाल ये था कि जब पीडीएफ की गवर्नमेंट आई उसके बाद हमने देखा कि फिर इलेक्शन होते हैं, दोबारा से हुकूमत में आते हैं ये लोग, लेकिन अब तक इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं की? क्या इस गवर्नमेंट में भी कोई अहल नहीं था, किसी को इदराक नहीं था कि इतना ज्यादा अरबों रुपए का पाकिस्तान को नुकसान का सामना करना पड़ा? तो अब हम जो बातें कर रहे हैं कि जी इंक्वायरी होनी चाहिए, जिम्मेदारान को सजा मिलनी चाहिए, तो अब तक ये हुआ क्यों नहीं? ये सवाल है। देखिए, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि इंक्वायरी अब तक क्यों नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे मामलात है जिनकी इंक्वायरीज होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए, एहतसाब का अमल आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम अभी तक को वो सियासी पोलराइजेशन से निकले नहीं है। यानी बहुत सारे काम हमारे सामने पड़े हैं। मुल्क को इस हालत पर ले जाया गया था गुज़श्ता 10-12 साल के दौरान कि न जमहूरी कुव्वतों को, जमहूरी हुकूमतों को काम करने दिया गया, न इदारों को काम करने दिया गया था, और न जो कॉम्पिटेंट लोग थे उनको आगे लाया गया था। तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन हम एक तवील बर्बादी से होकर गुजरे हैं। यकीनन इस वक्त पार्लियामान भी कायम है, वफाकी काबीना भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भी मौजूद है। तो इस हवाले से तो ये सवाल अहम है कि अब तक इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, लेकिन अब चूंकि आगाज हो चुका है तो हम आने वाले दिनों में देखते हैं कि शायद इन मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो फिर आइंदा के लिए इन मामलात पर एहतियात की जाए, और न सिर्फ इन मामलात पर एहतियात की जाए बल्कि आइंदा के लिए इस अमल को भी आगे बढ़ाया जाए कि जमहूरी कुव्वतों को जब तक पीछे धकेला जाएगा तो फिर ऐसे ही नालायक लोग, ऐसे ही कारकर्दगी और परफॉर्मेंस से आरी लोग सामने आएंगे, और फिर तमाम इदारों और तमाम जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनके साथ यही होता रहेगा जो PIA के साथ हुआ या जो दूसरे इदारों के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक है, कॉम्पिटेंसी पे भी सवाल आप उठा रहे हैं। प्रजा साहब, जब पहले आप बात कर रहे थे आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया कि उन्होंने जब तकरीर की थी गुलाम सरवर खान साहब ने तो वो लिख के तकरीर की थी। अब लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस बात की क्या श्योरिटी है कि किसी ने उनको तकरीर लिख के दी, यकीनी तौर पर लिख के दी होगी, तो वजारत हवाबाजी की जानिब उनके पास आई होगी, तो मामला अब मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा कैसे? और आप नहीं समझते कि आज वज़ीर आज़म साहब ने ये खुशखबरी तो आवाम को दी, साथ साथ मुबारकबाद भी दी वजारत को, साथ ही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे देते ताकि मामला इसकी कोई इंक्वायरी शुरू तो आखिर होती। ये नुक्ता बड़ा वैलिड है और इसका एक और पहलू भी है कि PIA के अदरवाइज हालात तो मैं तो 90 से देख रहा हूँ मसलसल खसारे में है। PIA जो है वो बढ़ नहीं रही है आगे, हुकूमतों को मैसिवली उसको फंड करना पड़ता है। तो जो हालत PIA की है वो ये नहीं है कि अभी 2018 के बाद ख़राब हुई या गुलाम सरवर खान साहब की इस बयान से ख़राब हुई, लेकिन इसमें आकर ट्रिगर ये हुआ कि पाबंदियां लग गई। पहले PIA पे पाबंदी नहीं थी किसी मुल्क में जाने की, आपने देखा यूरोपियन यूनियन में पाबंदी लग गई, बड़ी मुश्किल से वो पहले हटी है, अभी बरतानिया ने हटाई है। फिर PIA की बड़ी अच्छी एक फ़्लाइट टोरंटो और न्यूयॉर्क के लिए चलती थी, वो भी नहीं चल रही। इधर फॉर ईस्ट के बड़े रूट से मैं एक बार खुद जापान गया, यहाँ से कराची से मनीला, वाया मनीला से हम टोक्यो नारिटा एयरपोर्ट पहुँचे, वो फ़्लाइट्स बंद हैं। आज भी दुनिया में जितने अच्छे कमर्शियल रूट्स हैं वो PIA के पास हैं, कहीं पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ रखे हुए हैं। तो अगर सिस्टम ये रिवैम्प ना हुआ, लेकिन उसके रिवैम्प भी ना हुआ और साथ साथ फिर ये डैमेज कर दिया गया कि कह दिया गया
कि पीआई के तो पायलट अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, या उनमें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, या फेक डिग्रीज हैं, जो भी प्रोपोगेंडा किया गया। इंक्वायरी आप बार बार जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इंक्वायरी तो जब वो कैबिनेट गई थी, फारिग हुई थी, उसके बाद इंक्वायरी शुरू कर दी जाती कि आखिर ये मसला क्या हुआ, क्यों ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके एक बयान दे दिया गया बिला सोचे समझे, और फिर उस बयान की वजह से दूसरे तीसरे दिन ही जो है वो बेड़ा गर्क करके रख दिया गया फ्लाइट्स का। सिर्फ ये एक इशू नहीं है कि पीआईए की फ्लाइट्स जाना बंद हुई, जो पाकिस्तान की पब्लिक को जो बरतानिया जाते थे इन फ्लाइट्स पे जो उनको तकलीफ हुई वो उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा रहा। मैं जो बार बार बात कर रहा हूं, फिर कोविड आ गया कि कोविड में कुछ फ्लाइट्स वैसे ही बंद हो गई, कुछ फ्लाइट्स का कोई रीरूट हो गई, तो जितनी पब्लिक को सबसे बड़ी पाकिस्तान की इसमें बदनामी हुई, सवालात उठे कि किस तरह का मुल्क है जहां पे जिसका वजीर ये बयान दे रहा है। आपको याद होगा बड़े क्लिप्स भी वायरल हुए थे आदमी मीडिया के बेस में। हम तो पहले दिन से ही परेशान हो गए। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं गैलरी में बैठा हुआ था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। हम तो परेशान थे कि आखिर ये वाकई सोच समझ के बयान दिया जा रहा है, क्योंकि अगली बात का तो पता था उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें उसको और बढ़ाएंगी। हर फील्ड में कंपटीशन होता है। जब आप किसी के साथ होस्टाइल हैं, कोई आपके साथ होस्टाइल है, तो फिर हर जगह वो होस्टिलिटी पिंच करने की कोशिश की जाती है। उस होस्टिलिटी में तो हुआ प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा किया गया। अभी भी कोई ऐसी एडवर्स खबर आ जाए तो उसको बाकायदा उठाया जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक पूरी डिवीजन है, एविएशन डिवीजन, फिर पीआईए, पूरा पीआईए यहीं ब्लू एरिया में इस्लामाबाद में उसका ऑफिस भी है, वहाँ सारे लोग बैठते हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं था, क्या किसी के ज़हन में नहीं था कि इसकी रिपरकशन क्या हो सकती हैं। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि इट वॉज नेवर अ स्लिप ऑफ टंग। मैं एक चीज़ आपको वादे कर दूं कि कहते हैं ना जी कि गलती से ज़बान फिसल गई और वो कांपे टांगने लगी, वो जबान का फिसलन है, ये नहीं है। इट वाज डेलिब्रेट स्टेटमेंट। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंक्वायरी करेंगे और जो डिग्री है वो उनको दोबारा से चेक किया जाएगा। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अब हुकूमत जो है वो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे भी और जो जिम्मेदारान है उनको सजा भी मिले। ब्रिगेडियर साहब, अभी जिक्र हो रहा था हुकूमत की कॉम्पिटेंसी का, तो मैं आपसे, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास और भी हैं, तो एक और अहम मामला है आवाम के लिए खासतौर पर, क्योंकि महंगाई का जिन एक बार फिर से बेकाबू होता हुआ हमें दिखाई देता है। एक तरफ चीनी वाला मामला, फिर हमने देखा कि कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की उनकी कीमतें बढ़ा दी गई हैं। तो ये सारी हुकूमत तो आई थी, गवर्नमेंट आई थी इसलिए कि आवाम के लिए महंगाई कम कर सके। क्या कहेंगे कॉम्पिटेंसी पे आप? आई थिंक सबसे बड़ा मसला ही पाकिस्तान में गवर्नेंस का रहा है, एंड दिस हैज बीन, आई वुड से कि ऑलमोस्ट 17 डिकेड हो चुके हैं। और हर बार जब इलेक्शन होता है तो उम्मीद की जाती है कि चीजें बेहतर होंगी। पाकिस्तान के डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और जनरली जो गवर्नमेंट्स, सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं पुरानों पे डालती हैं, क्योंकि पहले ये था और उन्होंने शायद यहाँ पे दूध की नहरें और जो है शायद की नहरें बहा दी, तो वो आई थिंक दिस हैज टू बी लुक्ड। अभी आप सूबों की भी गवर्नेंस देख लें, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान है, इस तरीके से पंजाब में कुछ आई थिंक इम्प्रूवमेंट नजर आती है, कम से कम सीएम काफी एक्टिव है। केपी के हालात देख लें, ज्यादा पोलिटिसाइजिंग है चीजों की, और बाकी जो चीजें हैं उसमें आई थिंक गवर्नेंस के फ्लॉज हैं। सेम इज विद द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली देखें अवाम जो है दे आर लुकिंग फॉर रिलीफ, और ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं दिया जा सकता। इफ दे कैन इंक्रीज अपनी जो लेट्स से एमएनए की, एमएसएस की पेज को बढ़ा सकते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जा सकती हैं। और यही फर्क है। अगर आप आई थिंक मेच्योर डेमोक्रेसी देखें, आप वेस्ट में चले जाएं, इवन आई थिंक इंडिया में काफी कंट्रोल है डिस्पाइट के करप्शन का एक लेवल है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में आई थिंक जब आती है प्रिविलेजेस और पर्क्स जो है उस पर ज्यादा जोर होता है। डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस है उसमें काफी सारे गैप्स हैं, डिस्पाइट के प्राइम मिनिस्टर बड़े एक्टिव हैं। आई थिंक ही वर्क्स ऑलमोस्ट, लोग कहते हैं शायद 16 से 18 घंटे काम करते हैं, अच्छी टीम भी है। लेकिन ये चीजें देखने की है कि कहाँ कहाँ से आप जो रिलीफ दे सकते हैं। अभी गर्मी है, उसके अंदर भी आई थिंक अगर आप चीजों की बढ़ाएंगे, और अभी आप देखें लुक एट दी ट्रांसपोर्टर्स के, अगर 5-10 पे बढ़ा तो 20% बढ़ा दिए। बिल्कुल ऐसी है। और ये भी आपको पता है साहब कि ये रिवर्स भी नहीं होता। फिर अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी हो जाती हैं तो ये अपनी जगह पर किराए बरकरार रखते हैं। बहरहाल अब यही सवाल हम रखेंगे शौकत पराठा और हमाद हसन की जानिब, लेकिन ब्रेक की जानिब बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की और जो अवामी मुश्किलात हैं हम उसकी बात कर रहे थे। हमाद साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सवाल मैं ये कर रहा था कि कोई गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का काम ये होता है कि वो यहाँ पे अवाम के लिए मसाइल के बजाय वसाइल फराहम करे ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं, अवाम का रद्दअमल भी आपके सामने है और इससे होता भी है कि फिर महंगाई का एक नया तूफान आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट के पास, जब अपनी आपने वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि MNA MPS की तनख्वाहें बढ़ गई, तो आवाम को रिलीफ का कोई मौका मैसर नहीं था इनके पास? देखिए, तारीखी तौर पर मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी दूसरी सियासी जमातों की निस्बत हमेशा अच्छी रही है, वो वफाक में हो या वफाक की इकाइयों में, यानी नवाज शरीफ साहब से लेकर शहबाज शरीफ तक, और अभी मरियम नवाज के गवर्नेंस के हवाले से दूसरे सूबों के साथ हम कंपेयर करें तो कदर बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो तवक्को की जा रही थी कि जो मुल्क की जो हालत बना दी गई है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि 10-12 साल के हाइब्रिड रिजीम से हमें गुजरना पड़ा था और तबाहकुन सूरत हाल से हमें गुजरना पड़ा था, तो लोगों को तवक्को थी कि पहले की तरह जिस तरह 90s में उनकी हुकूमतें रही या जो बाद में उनकी 2014 के बाद हुकूमत रही, तो लोगों को तवक्को थी कि इस बार उनकी कारकर्दगी उससे भी ज्यादा शानदार रहेगी, क्योंकि उन्हें हर जगह से हमायत हासिल थी। अब जबकि हम देखते हैं तो कागजों में तो हर जगह कारकर्दगी अच्छी है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ रहे हैं, मईशत भी बेहतर हो रही है, दूसरे ममालिक के साथ मुआहिदे भी हो रहे हैं, रुपए की कदर में भी इजाफा हो रहा है, तो ये तमाम चीजें, लेकिन ये कामयाबियां अवाम के दहलीज और उनके आंगनों तक तो नहीं पहुंची। यानी अब भी हम देखें तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से तमाम अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर असर पड़ता है और पड़ रहा है। इसी तरह LPG, गैस और चीनी तक, यानी अयूब दौर में एक अलामती तौर पर एक बात होती रही, चीनी चोर। उस वक्त उनके मिनिस्टर थे गफूर होती और वो मुताल्लिका वजीर थे, और फिर ये बात बहुत फैल गई थी, सिर्फ 4 आने का इजाफा हुआ था चीनी में। अब पाकिस्तान में जो चीनी पैदा होती है या जिसकी डिमांड होता है तो वो तकरीबन 5.5 अरब किलो है। 1 रुपए भी किलो में इजाफा हो जाए तो 5.5 अरब का फायदा होता है। तो फिर आप अंदाजा लगा ले कि 70-80 रुपए इजाफा हो तो कितने 100 अरब का फायदा कुछ लोग लेंगे। वो लोग कौन है? अगर हुकूमत मौजूद है, पार्लिमान मौजूद है, एहतिसाब का अमल मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक, लेकिन हमाद साहब जब आपको और मुझे इन बातों का इदराक है तो क्या गवर्नमेंट में जो बैठे लोग हैं वो उनको इस बात का इदराक बिल्कुल नहीं है या जान के जान बनते हैं? फिर जी मैं सही तरह से सुन नहीं पाया आपको। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको और मुझे इन बातों का इदराक है, जिन मामलात की आप बात कर रहे हैं, तो जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं क्या उनको इस बात का इदराक नहीं हो पाता या जान के जान बनते हैं? फिर बिल्कुल उनको इदराक होना चाहिए और उनको यकीनन इदराक हो गए इस बात का। लेकिन देखे इस मुल्क की बहुत सारी बदकिस्मतियों में से एक तो ये भी है कि बहुत सारे माफियाज होते हैं, वो इंतहाई ताकतवर होते हैं, वो अपनी पार्टियों को भी तब्दील करते हैं, वो पार्लिमान में भी आ जाते हैं, वो सेनेट और कौमी असम्बलियों तक पहुंचते हैं, वो वजारतों तक पहुंचते हैं, उनके बड़े ताल्लुकात होते हैं। तो इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे पहले भी मैंने कहा कि अभी हम उस स्टेज पर नहीं पहुंचे कि एहतिसाब और जमहूरियत का अमल बेहतरीन हो। बिल्कुल ठीक है, आपने पहले भी इसका इज़हार किया था कि जमहूरियत को मजबूत करना होगा, मसाइल से हमें छुटकारा पाना है। शौकत प्राजा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। हमने ये भी देखा माजी करीब में कि जब अपने हक की बात आई, जब तनख्वाहें बढ़ाने की बात आई तो तब कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लिया जाता है, लेकिन जब गरीब आवाम की बारी आती है तो फिर पेट्रोल महंगा होता है और फिर बार बार महंगा होता है, जो हम देख रहे हैं सूरत हाल। तो क्या आपकी नज़र में कोई हुकूमत के पास इसका हल नहीं था कि इसमें आवाम को रिलीफ फराहम कर दिया जाता? 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक पेट्रोल प्राइस है वो जो वेरी करेगी, इंटरनेशनल प्राइस उसके मुताबिक वेरी करती रहेगी। लेकिन ये जो डेवलपमेंट लेवाई लगा दी और मसलसल बढ़ा दी, ये तो गवर्नमेंट का
इनकम है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू है, गवर्नमेंट की आमदनी है, जो माली मसाइल हैं उसमें या तो सैलरीड क्लास तनख्वाह देती है और वो भी सैलरीड क्लास क्या एट सोर्स काट ली जाती है, वरना शायद सैलरीड क्लास भी आपको 550 अरब रुपए टैक्स ना दे। बाकी जो एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका तो 160 अरब रुपए टैक्स आया है। और फिर ये जो दुकानदार हैं हर एक को लूटते हैं, ये छोटी बड़ी दुकानों वाले, इन्होंने 60 अरब रुपए टैक्स दिया है। तो जो सैलरीड क्लास है उसी पे कुल्हाड़ी चली है, क्योंकि एट सोर्स काट दी गई तनख्वाह से टैक्स जो है। दूसरा जो चीनी वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मुल्क में सर वो बात किसी और तरफ निकल जाएगी, पेट्रोलियम पे अगर बात कर लें हम, तो पेट्रोलियम से ही मैं क्लब कर रहा हूं ना महंगाई को। पेट्रोलियम का तो मैंने बताया कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी, इंटरनेशनल प्राइस के मुताबिक देखिए हुकूमत का काम तो ये प्राइस बढ़ेगी, चीजों को मैनेज करे और आवाम के लिए सहूलत पैदा करे। तो सवाल ये था कि क्या कोई सुने इससे जी 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 नहीं, सुने जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कम होता है तो कहते हैं जी वो फलां सड़क हमने बनानी है, तो इसलिए हम वो आवाम पर वो बेनिफिट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी जब फ़ायदा आवाम का आएगा तो कहेंगे कि नहीं जी वो आवाम तक फ़ायदा नहीं पहुंच सकता क्योंकि सड़क बनानी है। पता नहीं वो सड़क कब बनेगी, और क्या पहले सड़कें जो बनी हैं या बनती हैं वो आवाम के फ़ायदे को काट कर बनती हैं। आपने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है, जब बढ़ानी हो तो कहा जाता है कि जी वो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई तो हम बढ़ा रहे हैं। कम भी तो उसी तनासुब से होनी चाहिए, कम भी तो उसी फार्मूले के तहत होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं किया जाता। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग, टाइम भी शॉर्ट है तो मुझे ब्रिगेडियर साहब की जाने बढ़ना है। ब्रिगेडियर साहब आपके ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ब्रिगेडियर साहब से हम ये पूछेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बार फिर कह रही है कि बानी पीटीआई जो है उनकी जिंदगी को खतरा है और फिर फर्द वाहिद का जिक्र कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था ब्रिगेडियर रिटायर वकास हसन के लिए। वकास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर से इस खदशे का इजहार कर रही है कि बानी पीटीआई जो है उनकी जिंदगी को खतरात लाहक हैं और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से वो रुजू करने जा रहे हैं। और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि फर्द वाहिद का जो तस्करा है वो बार बार तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा रहा है। क्या वजूहात समझते हैं आप, एक गैप के बाद दोबारा सिलसिला शुरू होना ही है? I think it's basically playing to the gallery। और मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताता हूँ कि जब बिनाल मरसूस पाकिस्तान ने लॉन्च किया उससे पहले हम लोग जाते हैं भारतीय मीडिया पे, तो अभी उनकी वीडियोस हैं, उनके जर्नलिस्ट भी थे और उनके ब्रिगेडियर्स भी थे रिटायर्ड। दे वर सेइंग कि जी जब हम हमला करेंगे ब्रिगेडियर साहब तो 3 एंटिटीज आप पे हमला करेंगे, एक थी टीटीपी, एक डीएलए एंड देन दे मेंशन पीटीआई। अच्छा, उसमें आपने देखा एक खबर आई थी कि खुदा ना खास्ता पीटीआई चेयरमैन की, एंड दिस इज नॉट अ जो ये फैक्ट है, ये दिस हैपेंड आई वाज सिटिंग इन अ प्रोग्राम पब्लिक टीवी पे, और उसमें उन्होंने कहा जी खुदा ना खास्ता ज्यादती नॉल। तो ये मेरे ख्याल में देखें जो आई वुड से कि पीटीआई है तो नाउ लुक एट इट के व्हाई दे आर सो पॉपुलर इन इंडिया। ये रोजाना का चूरन भेजना देखें, अभी पाकिस्तान आफ्टर 10th में इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। लुक एट द स्टेचर जो पाकिस्तान का इंटरनेशनली हुआ है। बाकी बहुत उम्मीदें थी आई थिंक ट्रंप की इनॉग्रेशन से लेके, और मैंने उस वक्त भी कमेंट किया था कि यार जून तक तो ट्रंप को होश नहीं आना, 5-6 बड़े उसके लट से इश्यूज हैं, तो मतलब बानी पीटीआई तक कहाँ बात पहुंचेगी। ये टू डील विद पाकिस्तान एज अ स्टेट, और वही हो रहा है। इसी के से बाकी ममालिक हैं, और फिर एक फेक आई थिंक नैरेटिव था कि जी एब्सोल्युटली नॉट एंड दैट। अगर ये एब्सोल्युटली नॉट था तो आज रशिया $2.5 बिलियन के मादे क्यों कर रहा है पाकिस्तान की जो स्टील सेक्टर है या आई थिंक एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चीजें आगे चलती रहती हैं। अभी ये एक आई थिंक ट्रेंड बन गया है, व्हाटएवर बेसिकली अपने गुनाहों की सजा अगर भुगत रहे हैं थ्रू लीगल सिस्टम, उसी के अंदर उनको लड़ना पड़ेगा। बाकी फिर आई थिंक ये बच्चे आ रहे हैं और फिर भी वो फ्लां को मिल रहे हैं, आज वो सुने जाके बुखारी साहब उधर कोई हेयरिंग हो रही है उनकी सेनेट में, सुने वहां पे बयान दे, तो क्या करने। बेसिकली आई वुड से अनफॉर्चुनेटली जो बाहर बैठा हुआ ग्रुप इट हैज अ डिफरेंट, मैं तो कहते हैं गोल्ड स्मिथ बेसिकली का एक फिटा हुआ प्रोग्राम जो फेल हो गया विद इन पाकिस्तान। डेफिनेटली ऑनर इट्स अ पार्टी और इसकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन आई थिंक दे शुड स्टार्ट नाउ बिहेविंग लाइक अ मैच्योर पार्टी। और डेवलपमेंट पे सर ये तो बात हम अरसे दराज से करते आ रहे हैं और हमेशा मौजू पे बहस की बात रहती है कि एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पर राजा साहब क्या देख रहे हैं आप, अंदरूनी मामला एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खराब हैं, फिर एक जानिब फिर से ये सदाएं आ रही हैं कि जी उनकी जान को भी खतरा है, और इस सारी सूरत हाल में जो तहरीक का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने, गो हमने ये भी देखा कि माजी की तमाम जो तहरीक थी वो नाकाम रही हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप?
मुझे तो इस तहरीक का वही फ्यूचर नज़र आता है जो फाइनल कॉल का फ्यूचर नज़र आया था कि इस तरह तहरीक लीडर के बगैर और जो लीडर्स हैं वो आपस में इस तरह से खुलेआम बयानात दें कि खुद खान साहब को फिर ये कहना पड़े, जिस ट्वीट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, खान साहब को कहना पड़े कि जी वो पार्टी के लोग हरगिज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानात ना दें। लेकिन ये पहली बार खान साहब नहीं कह रहे। आपको याद है बाहर वो एक दिन थप्पड़ भी मारा गया था अडयाला जेल के बाहर, ऐसी है, और खान साहब ने खुद रफा दफा करवाया था, लेकिन उसके बावजूद बयानात शुरू हो गए। फिर खान साहब कहते हैं कि सिर्फ उहदेदारान जो हैं वो बात किया करें, यहाँ तो हर बंदे को शौक है, वो अडयाला जाते ही इसलिए हैं कि वो मीडिया पे आ जाएं, बातचीत करें। तो इख्तलाफात तो अपनी जगह पे रहते हैं। अब कुछ पीटीआई के लोग डिफेंड भी करते हैं कि हम एक बड़ी पार्टी हैं, हम जमहूरी पार्टी हैं, इख्तलाफात राय होता है। अगर ये बात है तो फिर खान साहब को ट्वीट में नहीं लिखना चाहिए। लिहाजा तहरीक जो है वो अब तो बिल्कुल ठीक है सर, माजरत मुझे आपको काटना पड़ेगा, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि तहरीक इंसाफ का जो तहरीक किया है वो आपको नाकाम दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया, हमारा पहला हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।